कैपेसिटर देखो होता है क्या बेटा, कितने लोग आइडिया है कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर, हाँ जी, और लोग कैपेसिटर हिंदी में पढ़ा होगा बेटा, संधारित्र। कैपेसिटर हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र कह देते हैं। हाँ बता दो। कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, आप सहमत होते हैं? सर एक ऐसा जुगाड़ जिससे साइज शेप बिना चेंज किए उसमें आवेश की या चार्ज की अमाउंट जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम वहाँ पर इकट्ठा कर सकें, उसी को कैपेसिटर कहते हैं। इसको बहुत प्रकार से पढ़ते हैं जी। चार्ज स्टोर बट बोला जाता है कैपेसिटर कहते हैं कि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर स्टोरिंग द चार्जेस। ठीक, चार्ज को क्या करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर स्टोरिंग द चार्जेस। ठीक, अब शेप एंड साइज़ के बेस पे हम लोग फिर डिफरेंट कैटेगरी में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा। ठीक, तो कैपेसिटर सिंपली हम लोग क्या लेते हैं, इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर स्टोरिंग द क्या चार्ज। अरे इतनी लंबी लंबी शादी मत करवाओ बेटा, पता रहा कि हाँ 3 दिन एबसेंट हुई है, मुझे तो 13 दिन लगा था एबसेंट थी। उससे कह लेते हैं हम लोग क्या, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कह देते हैं। लिखते चलिए साथ में। ठीक है, हेडिंग करेंगे कैपेसिटर। हेडिंग क्या करेंगे बेटा? कैपेसिटर। It is an electronic device. It is an electronic device which is used for storing. It is an electronic device which is used for storing. Which is used for storing क्या? Charges. Which is क्या? Used for storing charges, जिसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अलग अलग जो हमारे डिवाइसेस होंगे बेटा, उनके जो कैपेसिटेंस हो गए वो अलग अलग होंगे। डिफरेंट जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके कैपेसिटेंसेस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। अब किसी भी कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसे उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। धारिता जिसे हिंदी पढ़ा होगा, संधारित्र की क्या धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो जो कैपेसिटेंस ऑफ किसी कैपेसिटर का होता है वो उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी को बताता है। ठीक, जब कैपेसिटर की ओर पूछा बोले जाएंगे, ठीक है, दो डिवाइसेस यूज फॉर स्टोरिंग चार्ज आर कॉल्ड कैपेसिटर्स। ठीक, एंड कैपेसिटेंस जब पूछा जाएगा तो बोलेंगे द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस कहेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर लिखिए, द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड capacitance. Charge storing capacity of a capacitor is called capacitance. Is called क्या बेटा? Capacitance. ठीक, लिखिएगा। On giving charge Q, on giving a charge Q, if
चार्ज क्यू टू द कंडक्टर कर लो, टू द कंडक्टर या कैपेसिटर ऑन गिविंग चार्ज क्यू टू द कैपेसिटर ब्रैकेट करो कंडक्टर इफ इट्स पोटेंशियल इज increases by V, then Q प्रोपोर्शनल तो क्या होगा बेटा V। और जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम लोग रिमूव करते हैं ना बेटा, हमेशा एक कांस्टेंट फैक्टर आता है, उसी को हम लोग यहाँ से दिखाएंगे C से। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा C इंटू B, या C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई B। C को कहते हैं, C हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। C जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है किसका, कैपेसिटर का। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, ठीक। तो यहाँ से आप डिनोट कर लेते हैं, C को हम लोग कह देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहा जाता है, ठीक। और अगर यूनिट लेंगे तो यूनिट होगा कूलम पर वोल्ट। इसकी यूनिट जो लेंगे तो क्या ले लेंगे बेटा, कूलम पर वोल्ट। R इस को फैराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं, ठीक है। कूलम पर वोल्ट या दूसरा क्या कहते हैं बेटा, फैराड कह देते हैं, ठीक। और वैसे प्रैक्टिकली जो यूज़ किया जाता है वो यूनिट हम लोग मोस्टली माइक्रो फैराड या मिली फैराड का यूज़ होता है, ठीक है। और सीरियस यूनिट में बेटा स्टेट फैराड बोला जाता है, क्या कहते हैं, स्टैट फैराड बोला जाता है, STAT स्टैट फैराड, ठीक। तो ऐसा यूनिट हो गया आपका, ये क्या हो गया, यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट, ये आपने कहा फैराड। और सीरियस जो यूनिट होती है इसी क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट फैराड बोला जाता है। और 1 जो फैराड होता है, 1 फैराड, किसी को आइडिया है बेटा एक फैराड की जो वैल्यू होती है, एक फैराड की जो वैल्यू होती है वो क्या कह रहे हो, 96500 अरे कूलम ही बोल रहे हैं यार। कितने फैराड के स्टेट फैराड के बराबर होता है, 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड के बराबर होता है। 1 फैराड जो आपका होता है, जो हम लोग सीरियस में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 × 10⁻11 क्या होगा, स्टेट फैराड के बराबर होता है। तो 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड के क्या होगा, बराबर, ठीक। 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। एक फैराड की जो वैल्यू होगी वो 9 × 10⁻ क्या हो जाएगा, 11 स्टेट फैराड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अटेंडेंस हो गया सबका बेटा, अटेंडेंस सबका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो करवा लीजिए, दे दीजिए बेटा। अब आप लोग खुद बता दो डायमेंशन क्या होगा, m की पावर -2, a के पावर 2, t के पावर +4। से बताइए, सही, फिर से बताइए। m की पावर -1, l की पावर -2, a की पावर 2, t की पावर 4, प्लस में माइनस में, प्लस t की पावर प्लस में, a की भी पावर प्लस में, जी। t के पावर 4 प्लस में है कि माइनस में, m के पावर माइनस, बैठिए। देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो जो वैल्यू आपकी होती है, ठीक है, यहाँ से आप दिखाओगे तो अगर डायमेंशन हमें लिखना है ना c का, तो q/b रख दो। c का जो क्या लिखा है, q/b, और b होता w/q। देखो निकालने के लिए याद है तो सबसे बढ़िया है, नहीं याद है तो उससे क्या करिए आप फाइंड कर लेते हैं, उसको निकालने के तरीके बताए गए। जैसे अगर मालूम हमें नहीं मालूम है कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन आप c के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डायमेंशन आप क्या चाहिए, आपको c चाहिए, हमें मालूम नहीं है, तो q/b है, ठीक। b का होता है b = w/q, और ये q ऊपर जाएगा तो q²/w। ऑलरेडी q और w का डायमेंशन सबको याद होना चाहिए। मानो c का नहीं याद है तो w वर्ग और क्या चार्ज का डायमेंशन तो मालूम होगा ना, तो q = IT
ये होगा आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपान क्या डब्ल्यू। डायमेंशन ऑफ आई को लिखते हैं ए से, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपान डब्ल्यू का क्या होता है टी के पावर माइनस 2। यही होता है ना। अब नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा एम के पावर कितना -1 एम के पावर -2। टी के पावर देखो 2 ऑलरेडी है और ये माइनस वाला ऊपर गया तो भी प्लस, तो टी का पावर 4 ए के पावर, तो सी का जो डायमेंशन हो गया वो मिल गया एम के पावर -1 एम स्क्वायर टी के पावर 4 ए के पावर कितना 2। तो अगर आपको याद है पहले से लर्न है तो उसको बेटर नहीं है तो उसको क्या करिए, तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक, निकाल लेंगे। अगर आपको आ रहा है तो निकालने बहुत ज़्यादा 20 सेकंड लगता है, तो आपको समझाने में आपको इतना लग रहा है ना, जब निकालना होगा सेल्फ करेंगे तो 20-25 सेकंड में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कभी गलत करके नहीं आएंगे, ठीक, क्योंकि जब जो आसान वाला गलत कर देता तो फिर वो, ठीक भाई, टफ वाले में तो सबके चांसेस हैं होने के, बट आसान वाला क्या गलत कर दिया तो गड़बड़ है ना। चलिए तो यहाँ से ये दिखा देते बेटा क्या होगा। नीचे लिखिएगा, कलर पेन से एरो ला के नोट कर लीजिए, नीचे कलर पेन से एरो ला के नोट करिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो उसके बाद और थोड़ा भैया अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए, ठीक, और मेंटेन रखने के लिए घर से थोड़ा सा जो यूनिट जो भी सब्जेक्ट का है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपका है जो पढ़ाया जा रहा हो उसको एक बार घर से देख के आइए, ठीक, कि जो ड्यूरेशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पीछे हैं, ठीक है, पीछे का सेंस, क्योंकि एक्सेस में आप जान ही रहे हो क्या क्या हो रहा है, ठीक, तो वो चीज़ें हैं। फिर क्योंकि फाइनली बाद में रिपोर्ट लगाना होता है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक, लास्ट में एग्ज़ाम से पहले रिपोर्टिंग करनी होती है। तो अब उस चीज़ को झूठ तो कोई करता नहीं है, करेगा तो वही जो हुआ रहेगा, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन बचता है, स्पीड बढ़ा के पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर अभी से आप एक बैलेंस स्पीड में चलेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ टाइम आपका छुट्टी एक्सेस छुट्टियाँ जो हो जाती हैं, यहाँ लोकल की छुट्टियाँ जो कैलेंडर में छुट्टियाँ हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है, वो फिर उतना तो महीने से हो जाता है ना। चलिए क्या लिख लिया आपने, तो एक लिख लीजिएगा, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज, अगर किसी बॉडी की कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं बेटा तो लिखिएगा, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी, given to the body or its potential raised, or its potential raised given to the body, बॉडी को जो चार्ज देते हैं उसकी वैल्यू पर उसकी कैपेसिटी नहीं डिपेंड करती है, ठीक, गिवन टू द बॉडी और इट्स पोटेंशियल रेज्ड, या उसका पोटेंशियल कितना रेज हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक, एंड डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ body only, and depend on shape and size, underline कर दीजिएगा, depends on shape and size of, depends on shape and size of body only, depends on shape and size of body only। तो बॉडी के शेप और किस पे, साइज पे डिपेंड करता है, किस पे, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है बेटा। वो बॉडी जो है कितना उसको चार्ज दिया है, कितना पोटेंशियल, उस पर डिपेंड नहीं करता है। देखो फार्मूला में क्या मिला आपको, Q/V है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे उसी रेशियो में पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस फार्मूले से तो आपको दिख रहा होगा ना कि चार्ज हम लोग ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कैपेसिटी। बेटा चार्ज बॉडी को जितना बढ़ाओगे उसी रेशियो में क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल, या उल्टा कलर पोटेंशियल जितना इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में हमें चार्ज भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज क्या इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू रेज करेगा, ठीक। तो उस कंडीशन में उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, और ये केवल उसके शेप और साइज पे क्या करेगा, डिपेंड करता है, बॉडी के शेप एंड साइज। या अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे चूंकि कोई मटेरियल तो भरा नहीं है अभी, तो हम लोग कैसे केवल क्या जहाँ पे हमारा क्या है एयर या वैक्यूम है उसके लिए हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में कोई अभी मीडियम है नहीं, तब उस केस में केवल हमारा शेप और साइज पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा हमारा क्या कैपेसिटेंस।
अब देखो बेटा, जो प्रैक्टिकली फिर हम लोग जो कैपेसिटर पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। तो समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं बेटा क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, हाँ बेटा नहीं, खाली उसका डिफिनीशन कटा, भी एप्लीकेशन नहीं कटा यार, वैसे वही चैप्टर में है ये है, मतलब उसका क्या होता है वो कट गया है। जैसे कहा जाए ना आदमी है, ठीक, अब कहा जाए नाक काट दीजिए लेकिन उसको जिलाए रखिए, या गला काट दीजिए उसको जिलाए रखिए, वही वाली कहानी है। सर के ऊपर नहीं पढ़ाना, नीचे वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक। अजीब वो गरीब डिलीटेड पोर्शन भी हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक्चुअली जो जिस चीज़ को करे उसके बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम अगर 20 साल पहले कोई चीज़ पढ़े हैं और आज उसके टच में नहीं हैं, तो फिर हम उसके लिए आज के डेट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिए वो चीज़ आपके पापा लोग पढ़े होंगे, ठीक, अब उन्होंने अपने टाइम पे पढ़ा है। आज के टाइम पे अगर आज के टाइम का जो पैटर्न है और पहले का जो 20-25 साल 30 साल पहले का पैटर्न था, बहुत कुछ चेंज हो गया है, ठीक। तो उस कंडीशन में वो उनके पास जो नॉलेज रहा होगा उस टाइम, आज अगर वो टच में नहीं है तो नॉलेज क्या टेंड्स टू जीरो हो जाता है। जैसे मान लो कोई IAS अधिकारी है, अब 1984 बैच के हैं, ठीक, या 90 बैच के हैं या 95 बैच के हैं, तो 95 बैच के हैं तो आज से क्या 28 साल पहले उन्होंने मान लो साइंस से ही पढ़े हों, बहुत अच्छे स्कॉलर होंगे तभी हुए होंगे, ठीक, नो डाउट। अगर IAS बने हैं, अगर वो सब्जेक्ट से उन्होंने अगर वो किया तो बहुत अच्छे रहे होंगे तभी हुए होंगे, ठीक। लेकिन आज के डेट में 25 साल पहले जब उन्होंने पढ़ा होगा, आज के डेट में बहुत कुछ चेंजेस हो गई हैं, ठीक। तो अगर आज उनको दिया जाए कि भैया आपको आज के करंट वो करना है तो बड़ा ना, तो ऐसी चीज़ों को जहाँ पे एजुकेशन हो तो थोड़ा सा चीज़ों को उससे करंट से करना, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो आपको करंट क्या जो टच में है, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पे फिर अप्लीकेबल होती है, ठीक है। जैसे है मान लो कोई भी मान लो टीचर ही है, टीचर है तो टच में बने हुए हैं, लेकिन टीचर नहीं है अगर तो वो एजुकेशन के टच में फिर बने नहीं होंगे। जैसे डॉक्टर आप बन गए, कल को आप डॉक्टर बनेंगे तो आप अगर आप मेडिसिन के टच में नहीं हैं, ठीक है, मान लो आपने पढ़ लिया, डिग्री ले लिया, अब उसके बाद आप 20 साल के लिए संन्यास पे चले गए, फिर आप मार्केट में आओगे तब तक बहुत सारे नए नए नाम से आपके क्या होंगी मेडिसिन आ जाएंगे जो आपको पता ही नहीं है, ठीक। तो वो चीज़ें आपकी हैं, पता आपने डॉक्टर पर्चा लिख दिया, कोई किसी को एडवाइस कर दिया, वो पूरा जिले भर में ढूंढा दवाइयाँ उस नाम से नहीं मिली, ठीक। तो ऐसा बहुत सारा नहीं होता, डॉक्टर साहब लिख दिए, पता लगा वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक। तो नहीं लिखावट तो छोड़ो, अभी नए वाले जो आ रहे हैं वो सुंदर लिखते हैं बेटा, ठीक है। अब उस पर बैन हो गया, अगर आप गलत तरीके से लिखते हैं वो बात अलग है, जिनकी हैबिट है वो चल जाता है, बट नियमता है ऐसे आज की डेट में। इसीलिए जो और कुछ डॉक्टर अपडेटेड डॉक्टर हैं वो क्या सीधा क्या बना लिए हैं, पर्चे का प्रिंट, ठीक, उससे खाली क्या आता है, ठीक, ये आपको लेना है, ठीक है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपके पास एक डिफरेंट टाइप के पेशेंट आ रहे हों। जैसे एक डिफरेंट पेशेंट है तभी एक पर्चे में कितना आप दवाएँ लिख सकते हैं, 10 पीस, तो उस 10 पीस के रेंज में आप तभी आएंगे जब एक डिफरेंट टाइप के ही पेशेंट आपके पास होंगे। लेकिन जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके मिलेंगे तो उस केस में क्या होगा, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप लोग अब वो वाला छोड़ दीजिए कि हम ऐसा लिखेंगे जो कोई पढ़ ही ना पाए, ठीक। तब वो वाले क्या पैटर्न बताएंगे, क्योंकि कई बार कई डॉक्टरों को पनिशमेंट भी उस पर मिल चुका है, गलत दवाएँ जैसे आपने दे दिया, अब मेडिकल स्टोर पे गया, अब मेडिकल स्टोर वाला बेचारा नहीं पढ़ पाता तो ये नहीं कहता बेइज्जती में कि हम नहीं पढ़ पा रहे भैया, वो क्या करता है, अब पूछेगा सर कुछ ये है, हाँ मिलता जुलता जो उसके पास होगा वो आपको पकड़ा देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसीलिए अब आपको क्या एकदम क्लियर, वो भी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिनके पुराने आते हैं अभी वही चल रहा है, ठीक है। नए जो डॉक्टर आ रहे हैं अभी वो बड़े क्लियर लिखते हैं, भले सर राइटिंग टेढ़ी ही हो, लेकिन क्या थोड़ा ट्राई करते हैं कि आप पढ़ लीजिए, ठीक। क्योंकि जहाँ पे खासकर ऐसे डिजीज़ हैं जो थोड़ा बहुत पावर इधर उधर होने से क्या बहुत ज़्यादा आपके बॉडी पे डिफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे केसेस के लिए बहुत सिंसियरिटी से लिखना पड़ता है, ठीक। अब बुखार आया तो 20 mg ज़्यादा हो गया कम हो गया बहुत अंतर नहीं पड़ता है, और पता लगा ब्रेन हेमरेज हो रहा है और डोज क्या कर दिया, डबल दे दिया तो भी नुकसानदायक, आधा दे दिया तो भी नुकसानदायक, तो वो चीज़ें रहती हैं। चलो बेटा देखो आगे क्या लिखा आपने, साइज से डिपेंड ठीक करता है। आगे लिखिए नेक्स्ट बेटा, कैपेसिटर नहीं करता
जी सर, नहीं करता है साइज से भी तो करते जी। तो लिखो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। रीडिंग हाँ, हेडिंग बना लो ऐसे नहीं तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर 60 में हो जाएगा। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए अगर किसी स्फेरिकल कैपेसिटर को किसी स्फेरिकल कैपेसिटर को आप क्या करते हो, चार्ज देते हैं। किसी स्फेरिकल कैपेसिटर को आप क्या देते हैं बेटा, चार्ज देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है उसे हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं, क्या करेंगे, चार्ज प्रोवाइड करेंगे। तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल। आपने पीछे चैप्टर में पोटेंशियल पढ़ रखा है, ठीक। तो अगर मान लो बेटा ये आर रेडियस का है, रेडियस इसका आर है, इसके सरफेस पे क्यू चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दिया बेटा, क्यू चार्ज देंगे। तो जब चार्ज को प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ये चार्ज स्फीयर कर लो, चार्ज स्फीयर के सरफेस पोटेंशियल V की जो वैल्यू होगी 1/, कितना, 4πε0 Q अपान अगला पढ़ा, ठीक। इसी चार्ज सिस्टम के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है V की वैल्यू 1/4 Q बाई क्या होगा, R के बराबर होगा, ठीक। R यहाँ रेडियस ऑफ द स्फीयर है बेटा, क्योंकि उसकी सरफेस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और कैपेसिटेंस क्या लिखते हो, C = Q/V लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे होगा कैपेसिटेंस C होता है Q/ कितना, V। Q होता है चार्ज गिवन टू द स्फीयर या बॉडी, जो भी बॉडी आपने लिया है। तो Q की वैल्यू Q है, V की वैल्यू है 1/4 कितना है, Q/R। देखो बेटा ये Q क्या होगा, ये कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर। तो C की वैल्यू होगी 4πε0 R के बराबर। ये फार्मूला बन गया। और जो 1/4πε0 होता है उसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। 1/4πε0 की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ से जब लिखेंगे हम लोग बेटा तो क्या लिख सकते हैं, C = R/9 × 10⁻, कितना, 9। अब इसको ऊपर सेट करते हैं, तो ये लगभग 1.11 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -10 × R, या आप क्या करते हैं R। तो वैल्यू आपकी जो आ रही है वो इतनी आ रही है, ठीक। अब अगर आप जैसे कोई चार्ज स्फीयर लिया 2 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो आप इसके टर्म में जब लेते हैं ना तो उसका जो कैपेसिटेंस आता है तो उसकी मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है, 10⁻⁻10 है, बहुत ही कम आता है, ठीक। इसीलिए बोला जाता है जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं बेटा उनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली बहुत कोई उसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कैपेसिटर का यूज़ किसके लिए करें, चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है इस तरह के कैपेसिटर का, इसलिए प्रैक्टिकली इसका कोई बहुत एप्लीकेशन नहीं होता है। ये माना जाता है अगर अर्थ के बराबर रेडियस का भी आप एक स्फेरिकल कैपेसिटर डिजाइन कर लिया जाए तो उसकी जो कैपेसिटर मिलते हैं वो भी केवल 7.11 या 711 माइक्रोफैराड के बराबर आता है। मतलब अगर पृथ्वी के त्रिज्या अर्थ की रेडियस कितनी है, कितना लेते हैं हम लोग, 6400 किलोमीटर। अगर 6400 किलोमीटर रेडियस का एक स्फीयर बना लिया जाए, ठीक, तो भी उसकी जो कैपेसिटी हमें मिलेगी बेटा ना केवल कितना, 711 माइक्रोफैराड के, वो भी माइक्रोफैराड नॉट फैराड, माइक्रोफैराड के बराबर मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर का जो एप्लीकेशन है फॉर किसके लिए, स्टोरिंग चार्जेस इस क्या नेग्लिजिबल, मतलब कोई एप्लीकेशन हम लोग अपने इसके लिए यूज़ नहीं करते, ठीक। तो नीचे लिख लीजिएगा कितना बेटा, 711, यहाँ तो नोट करिए। हो गया, जल्दी करो। In this kind, it's practical using not possible. लिखिएगा
if earth is log note कर लो इसे, if earth is assumed to be a conducting sphere, assumed to be a conducting sphere having radius 6400 kilometer, having radius 6400 kilometer, assume to be a charge sphere या कंडक्टिंग स्फीयर कर लो, जो भी कर लो, कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस 6400 किलोमीटर, हैविंग रेडियस 6400 किलोमीटर, then its theoretical capacitance, then its theoretical capacitance is very small, having value only 711 microfarad, having value only 700 कितना 11 माइक्रोफैड। ठीक, कैसे अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो कि अगर एर्थ के रेडियस के बराबर हो गए मान लिया जाए, उस केस में रेडियस ऑफ एर्थ कितना है? देखो यहाँ पे आपने लिखा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू कितना 6.4 इंटू 10 की पावर 6, यही आएगा ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितनी 7.11 इंटू 10 की पावर आता है माइनस 6.4, ये कितना फैरेड आ रहा है? क्या आ रहा है? फैरेड। इसको जब माइक्रो बदलेंगे तो ये डेसिमल तो हटा दो, तो ये होगा 711 हो जाएगा। तो आ जाएगा 711 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, और फैरेड को जब 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो में उससे कन्वर्ट करेंगे तो 711 माइक्रो फैरेड। यानी कि अगर एर्थ के रेडियस के बराबर एज्यूम कर लिया जाए तो ये स्पेक्ट्रल कैपेसिटेंस, उसकी भी कैपेसिटी मंथली कितनी आ रही है? 711 माइक्रोफैराड के बराबर आता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक, हो जाएगा। इसे कभी प्रूव कर दो नहीं आता बेस्ट सिस्टम बहुत हो गया। जैसे घर गांव में क्या बोलते हैं, घर का मालिक अगर स्ट्रिक्ट होता है तो सारे लोग लाइन पे रहते हैं, और जब वो फ्री कर देते हैं तो लोग इधर उधर डेविएट होते रहते हैं। ठीक, हो गया बेटा। तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, जो एर्थ है, ठीक, अगर एर्थ को ऐसे के कैपेसिटर मान लिया जाए तो उसकी कैपेसिटी मतलब कितना हो जाएगा? 711 माइक्रोफैराड पे क्या होता है आपका? 12 होगा। ठीक, नीचे लिखिएगा। सिंस ये लिखवा दिया पॉइंट क्या, स्पेक्ट्रल कैपेसिटर हैविंग वेरी लो कैपेसिटी, सो नो पैड का यूज लिख लिया है, नहीं लिखा है? लिख लिया है ना? चलिए ठीक। तो इसीलिए बेटा इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आपका होता है। ठीक, अगला लिखिएगा, हेडिंग कर लीजिए। अब अगर हम लोग दो चार्ज स्पेयर्स हैं, ठीक है, दो टाइप का बनता है। अगर हम लोग दूसरे को कनेक्ट करते हैं, दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसमें शेयरिंग ऑफ चार्जेस का होता है, एक कंडीशन उस पर बनता है। और दूसरा होता है बेटा, अगर हमारे ड्रॉप्स हैं, लिक्विड ड्रॉप हैं, ठीक है, चार्ज ड्रॉप कर लो, अब चाहे जिसके भी हों, अगर चार्ज ड्रॉप हैं उनको हम लोग कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन पे पूछा जाता है। जो बिगर ड्रॉप बनेगा, क्वेश्चन पे पूछा गया आपको, उस पर पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा, हमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ही बनता है, पूछा जाता है। लेकिन उसके लिए बाकी आपको चार्ज वगैरह भी मालूम होने चाहिए। तो लिख लीजिए उसी को पहले, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप, हाँ हेडिंग बना लो, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप।
लिखिए। अब इसमें कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा, जैसे कहते हैं 1000 आपका क्या है, 4 ड्राफ्ट हैं, उनको कंबाइन करके एक बिगर ड्राफ्ट बना दिया गया। अगर स्मॉलर ड्राफ्ट की पोटेंशियल V हो, ठीक है, या कैपेसिटेंस C हो, तो बिगर ड्राफ्ट का पोटेंशियल, कैपेसिटेंस या चार्ज उस पर कितना स्टोर होगा, वो सारी चीज़ें आपको कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये समझ गया बेटा। और एक चीज़ आप लोग सीखने की उम्र में हैं, अगर आपके माँ बाप या कोई बड़ा या कोई टीचर कुछ भी आपको अगर वो डांटता है, बोलता है, समझाता है, तो उन चीज़ों को बहुत क्या बुरा नहीं माना करिए। जब भी आपके गार्जियन बोलेंगे ना, किसी भी पर्पज़ से बोल रहे हैं, आपके वो भले के लिए ही बोलते हैं, ठीक। और अगर आपके गार्जियन आपको कुछ नहीं बोलते हैं तो ये भी बहुत मतलब, या तो आप इतने अच्छे हो कि कोई गलती ही ना करो, ये भी ऐसा होता है भाई। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो गार्जियन क्यों बोलेगा। आप गलती नहीं करोगे, आप पढ़ोगे तो हम आपको क्यों बोलेंगे, ठीक। तो अगर नहीं बोलते हैं और आपसे कोई गलती नहीं होती, अब इतने उम्र में हो गए हो कि आपको ये पता लगेगा कि हमें गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप इतने छोटे नहीं कि हम गलती कर जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, घर के दूसरे के जाके थप्पड़ मारा गया, हम तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक। तो अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप गलत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये आपको पता है, ठीक। तो उस केस में अगर आपके गार्जियन आप नहीं कर रहे गलती तो सबसे अच्छी बात है यार, ठीक। बट अगर आपसे कोई गलती हो रही है और गार्जियन आपको टोकता है, या कोई आपसे बड़ा, कोई आपका अच्छा सोचने वाला, कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी आपके घर का मेम्बर हो, पड़ोसी भी हो जाए, कोई भी XYZ है, अगर आपको कोई सही सलाह देता है तो उसको आप बुरा ना माना करिए, ठीक। क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है, अगर कोई तीसरा कह देता भैया आप ऐसा काहे कर रहे हो, तो कहता आपके बाप को खाते हैं क्या। अभी 2-4 लड़के एक दिन उसके रोड पे लड़ रहे थे, कोई एजेड थे, रिटायर्ड थे, ठीक। क्या बेटा नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए। सीधा उसने क्या, अभी इतना बड़ा बच्चा था, या तो में पढ़ रहा हो, क्या आपके बाप को खाते हैं क्या। अब चिट से इतनी ज़्यादा लगी, ठीक, लेकिन अब बहुत कुछ, ठीक है, अवॉइड करना पड़ा। वो दादाजी थे, मतलब रिटायर्ड पर्सन थे, ठीक है। और सीधा उसका इतना बड़ा बच्चा था, अगर एक थप्पड़ वही मार दिए होते, भले से मोटे थे, तो भी नाली में चला गया होता वो, ठीक है। मतलब ये टेंडेंसी हो गई है। और ऐसे बहुत सारे गार्जियन भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा, हम खिलाते जिलाते चाहे जो भी करे, और इन्हीं लोगों के बच्चे सबसे ज़्यादा नालायक निकलते हैं। अगर आपके गार्जियन आपका सपोर्ट कर रहे हैं गलतियों पे, दैट मीन्स आपको वो गड्ढे में पहुंचा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए अगर गार्जियन आपको डांटते हैं, आप थप्पड़ भी खा लेते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने से खाए रहेंगे ना, दूसरा कोई नहीं मारेगा, बट जो अपने से नहीं खाया जाता ना, उन्हीं को दूसरे लोग मारते हैं, क्योंकि उनकी आदतें कुछ ऐसी हो चुकी होती है कि दूसरे लोग, ठीक, ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसा अगर आपको कहते हैं किसी भी बात को लेके, तो उसको क्या, ऐसा नहीं रोना जाना शुरू और 3 दिन हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं पालेंगे, ठीक है। आपको अच्छा हर चीज़ बनना चाहिए बेटा, खाली ऐसा नहीं कि आप अच्छे पदों पे पहुंच गए तो अच्छे कहलाएंगे। आप देखिए मार्केट में बहुत सारे हैं, अच्छे पदों पर पहुंचने के बाद फिर क्या बुरी बुरी चीज़ें करते हैं और फिर उसके बुरे बुरे परिणाम भुगतते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। बाकी अलग है, पैसा कोई कितना कमाया, कोई कम कमाया, कोई ज़्यादा कमाया, लेके तो कोई नहीं जाता है ना। इतना भगवान दे कि सब कुछ चलता रहे, कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, बस उतना है ना। पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो भी BP बढ़ जाएगी, या तो भी फिर रात में निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे इतना आप कमाइए, जो ईमानदारी कमाएंगे, चाहे ज़्यादा कमाएंगे आप कमाएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा। लेकिन आप गलत तरीके से कमाएंगे तो फिर वो टेंशन बढ़ाना शुरू करेगा और आपकी आदतें फिर गलत होना शुरू हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से पैसे नहीं अर्न किए हैं, तो उनको कोई गलत आदतें नहीं पड़ती। लेकिन जब हम फ्री के पैसे पाते हैं, ठीक, कहीं भी तरीके से, चाहे चोरी करके लाए, चाहे घूस खा के लाए, चाहे जैसे भी करें, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव डायरेक्शन हमें वो दिखाता है और फिर हम गलतियाँ करते हैं, फिर उसके भुगतते भी हम ही हैं, ठीक। चलो बेटा बात कर रहे थे हम लोग किसका, आयल ड्राफ्ट या कोई चार्ज ड्राफ्ट है। तो जब चार्ज ड्राफ्ट आपका क्या करें, कंबाइन किया जाएगा बेटा, तो एक बिगर ड्राफ्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर सपोज एन ड्राफ्ट हैं, क्या हैं, एन ड्राफ्ट हैं, और एक्चुअल में जहाँ जब कानून आ जाते हैं ना, तो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, नक्शे सभी लोग, ठीक। बट यही है कि बच्चे रहते हैं तब तक शादी है ना। मान लो एन ड्राफ्ट है, ठीक, सभी के चार्जेस कितना है,
Q है, इनकी रेडियस मान लिया R है, कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, पोटेंशियल की वैल्यू V है, एनर्जी यहाँ चाहेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आपकी, बट एनर्जी भी आगे जब हम एनर्जी पढ़ लेंगे तब एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, अब इनको बेटा कंबाइन करके हम लोग एक बिगर ड्राफ्ट का फॉर्मेशन कर दें। कैसा करना है बेटा? बिगर ड्राफ्ट का फॉर्मेशन करना है। अब जब बिगर ड्राफ्ट आप बनाओगे ना तो उस कंडीशन में पूछा जाता है उस पर चार्ज क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक, अगर एनर्जी दी गई है तो एनर्जी भी हाफ सी बी स्क्वायर से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो इनको कंबाइन करके बेटा हम लोग क्या किया, एक बिगर ड्राफ्ट बनाया। अब बिगर ड्राफ्ट हम लोग एक बिगर ड्राफ्ट का फॉर्मेशन होगा। जो बिगर ड्राफ्ट बन रहा है बेटा, इसकी रेडियस कितना है, इसको स्मॉल आर से दिखा दे रहे हैं। इसको किससे दिखा दे रहे हैं? स्मॉल आर से। बड़े वाले की रेडियस तो कैपिटल आर से दिखा रहे हैं। सपोज दैट इसकी चार्ज हो गया, ठीक, Q डैश कैपेसिटेंस हो गया, C डैश पोटेंशियल हो गया, V बड़ा क्यों से, ठीक, रेडियस आपका आ रहा है। बोला जाता है इस बिगर ड्राफ्ट में टोटल चार्ज क्या होगा। देखो बेटा, चार्ज जो होता है वो एडिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्टली हम लोग एल्जेब्रिक कर लेते हैं। क्या करेंगे? एल्जेब्रिक मतलब हो गया प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है तो सेम नेचर के चार्जेस दिए जाते हैं। यहाँ पे जो चार्ज आपको दिया जाएगा वो कैसा दिया जाता है? सेम नेचर का दिया जाता है। मान लो सभी पे चार्जेस के प्लस में थे तो टोटल चार्ज भी प्लस ही रहेगा। तो टोटल चार्ज होगा बिगर ड्राफ्ट पे, टोटल चार्ज ऑन क्या, बिगर ड्राफ्ट, ठीक, Q डैश की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितने के बराबर होगा जी? Q के बराबर, अच्छा चार्ज उतना ही रहेगा। कितने लोग इनसे सहमत हैं? कह रहे चार्ज उतना ही रहेगा, Q के बराबर ही रहेगा। ऐसे ऐसे n ग्राफ को, कितने ग्राफ हमने लिया है, n ग्राफ को कंबाइन करके बिगर ग्राफ आपने बनाया है। तो जो बिगर ग्राफ पे चार्ज होगा वो किसी एक ग्राफ पे जो चार्ज Q था उसे इक्वल होगा या कुछ और होगा? जल्दी बताओ। हाँ, कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। मतलब Q बराबर ये E से निकालेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, फिर E1 E2 मतलब इन सबका छोटे छोटे सम करके निकालेंगे, लेकिन अलग होगा। अभी हमने बोला बेटा चार्ज एडिटिव क्वांटिटी है, डायरेक्शन हम लोग करेंगे। एक पे चार्ज Q है, जैसे सब पे 10 कूलम चार्ज दे दिया, मतलब सब लोग ऐसे चार्ज पार्ट के 10 कूलम दे दिया। बोला कि बेटा टोटल चार्ज सबको कंबाइन कर दिया जाएगा तो कितना होगा? तो जितने लोग हो उतने से गुणा कर लो यार, या उतने टाइम आप ऐड कर लो। भाई एक पे Q है ना, तो n लोग अगर आप बैठे हुए हो तो कितना हो जाएगा? n इंटू Q हो जाएगा। अरे जैसे एक पे Q है तो 10 लोग हैं तो 10Q, 100 लोग हैं तो 100Q, 50 लोग हैं तो 50Q, 500 लोग हैं तो 500Q होगा ना। तो जितने सेम नेचर के चार्जेस हैं तो चार्ज क्या होगा, सारे का ऐड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जो बिगर ड्राफ्ट में होगा Q डैश की वैल्यू जो होगी n इंटू Q के बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक, n इंटू Q के बराबर होगा। अब बात आता है रेडियस ऑफ बिगर ड्राफ्ट। रेडियस ऑफ क्या, आयतन से बिगर ड्राफ्ट। अब रेडियस कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी सोच के बताओ। n इंटू R के बराबर R बाई n या कुछ और? अलग होगी। अरे अलग तो होगी, कितनी होगी यार, अब ऐसे कह के काम चला लोगे, n अलग होगी। रेडियस क्या हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा या कुछ और होगा? बताइए सर। हाँ? आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। वो बोला जाता है जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर का तब सभी पे चार्जेस सेम रहते हैं। ऐसे पढ़ डालना, ठीक। जब सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को तब सभी प्लेटों पे चार्जेस की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ हम लोग क्या चार्ज ड्रॉप हैं उनको कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है। अरे मान लो आपके एक जेब में 10 रुपया, दूसरे में 10 रुपया, तीसरे में 10 रुपया, चौथे में 10 रुपया, 10 जेब आपके पास है, कुल जोड़ोगे तो 10 रुपया रहेगा। कितना हो जाएगा, जितने टाइम्स हैं उतने गुणा कर लेंगे या उतनी बार जोड़ लीजिए आप, ठीक। तो सीधा एडिटिव क्वांटिटी है, मतलब अलजेब्रिक सम करेंगे क्योंकि सब प्लस है तो सारे जुड़ जाते हैं। अगर उसमें 2-4 माइनस होते तो क्या कहते हैं, उसको हम घटा देते, ठीक। चैनल आपका जो पकड़ रहा है ना थोड़ा सा नेटवर्क दूसरे साइड में चला गया है। हाँ जी
एन का क्यूब रूट हो जाएगा और मल्टीप्लाई छुटका बढ़ के आर के बराबर। देखो बेटा जो रेडियस होता है ये एडिटिव नहीं होता है, बालू में एडिटिव क्वांटिटी होती है, बालू में जुड़ता है रेडियस नहीं जुड़ता है। ठीक, तो हम लोग कंजर्वेशन आप क्या कराएंगे, देखिए क्या बालू करेंगे तो मान लो बड़े वाले का बालू बी है, छोटे वाले का बालू बी है, तो कितना हो जाएगा बी के बराबर बालू होगा 4/3 क्या बालू कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से r की वैल्यू जब निकालोगे बेटा, यहाँ क्यूब है हटाओगे तो इधर क्यूब रूट आएगा, ये तो क्यूब कैंसिल, लेकिन इसके पावर क्या हो जाएगा 3, इसको आप क्यूब रूट में लीजिए या पावर 1/3, जैसे स्क्वायर रूट हटाते हैं पावर 1/2 आता है, क्यूब रूट हटाएंगे तो पावर 1/3 आएगा, तो यहाँ पर n के पावर 1/3 इंटू r, मतलब जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है उनका क्यूब रूट इंटू कितना r के क्वांटिटी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं r करके n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या बेटा रेडियस। अब कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस आप बिगर ड्रॉप, कैपेसिटेंस आप क्या बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस आप बिगर ड्रॉप होगा कितना C, कैपेसिटेंस आपने बिगर ड्रॉप की बात करोगे तो C डैश की वैल्यू होगी C इक्वल टू होता है, देखो स्ट्राइकर कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, C की वैल्यू होती है C इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/r0 इंटू r, तो यहाँ पे लिखिए C डैश की वैल्यू 4/0 इंटू कितना r कैपिटल R लिख लेंगे। अब कैपिटल R की वैल्यू हमारा कितना है n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, यही लिख लेंगे हम लोग 4/0 इंटू n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। बेटा इसको n के पावर 1/3 को थोड़ा आगे कर लो तो C डैश की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, n के पावर 1/3 इंटू 4/0 इंटू कितना स्मॉल r। ये पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर है स्मॉल c के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से C डैश की वैल्यू हो जाएगी C डैश इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू कितना जो पहले C था, मतलब जो पहले आपका कैपेसिटर का था उसका n के पावर कितने टाइम हो गया 1/3 टाइम्स हो जाता है, तो n के पावर 1/3 इंटू कितना हो गया C के बराबर हो जाएगा, n के पावर 1/3 इंटू C के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं, हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा बेटा B की वैल्यू, इसकी B की वैल्यू, अगर क्या पोटेंशियल निकालना आपको W/Q पोटेंशियल एट बिगर ड्रॉप, बड़ा वाला जो ड्रॉप भैया इसके क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, पोटेंशियल एट बिगर ड्रॉप जो निकालेंगे तो B बराबर Q/C होता है, तो B डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन कितना C डैश, Q डैश की वैल्यू n इंटू Q है ना, ठीक, और C डैश की वैल्यू देखो हमारा आया है n के पावर 1/3 इंटू कितना C, ये आया है ना। अब देखो जरा थोड़ा सा इस n के पावर 1/3 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले से n की पावर 1 है, नहीं लिखा होगा पावर बेटा कितना लेते हैं 1, और 1 में से 1/3 घटाओगे तो n के पावर 2/3 इंटू Q/C, और Q/C की वैल्यू B के क्या होता है, यहाँ देखो B बराबर क्या होगा, B बराबर Q/C होगा, तो यहाँ से रख देंगे तो B डैश की वैल्यू आएगी n के पावर 2/3 इंटू कितना B, मतलब पहले जो पोटेंशियल था उसका n के पावर 2/3 टाइम्स आपका बढ़ जाता है, n के पावर कितना 2/3 टाइम्स आपका पोटेंशियल की वैल्यू पहले की तुलना में क्या करेगा बेटा इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ से पोटेंशियल आप निकाल लेते हैं। ठीक सर जी, हाँ, अगर किसी पावर 2/3 चढ़ाएंगे तो इसका मतलब घट रहा है, इसका मतलब घट रहा है, 1 से कम है तो है, और n की पावर 1 से कम हो, n की जो वैल्यू आपको दी गई है ना उसका क्या एक बार स्क्वायर करिए फिर क्यूब कर लीजिए, तो चूंकि n की वैल्यू मोर देन 1 है ना, तो भाई n की वैल्यू आप एक ही ड्रॉप होता तो उसको मिला के बड़ा ड्रॉप कैसे बनाओगे,
मान लो 1000 लिया आपने, तो 1000 है, तो 1000 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 10, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। ठीक, अगर 1 होता तब वैल्यू हमारी क्या हो जाती, मतलब ओरिजिनल जितना है नंबर उससे घटेगा। नहीं समझे? हमसे एक छोटे वाले से बड़ा वाले में बड़ा होगा, एक पावर 2/3 तो हो जाएगा 7 छोटा। नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना n की वैल्यू पे डिपेंड करे ना, n की वैल्यू 1 होती तब तो घट जाता, लेकिन यहाँ वैल्यू 1 की मोर देन 1 है ना, b में उतना मल्टीप्लाई होगा जो उतना मल्टीप्लाई जो आएगा। n के पावर 2/3 करने पर अगर वैल्यू 1 से कम आ रही तब घट जाती। ठीक, लेकिन एक आएगा। ठीक है, जैसे मान लो आप 10 ही ले लिए, तो 10 की स्क्वायर करोगे 100 का रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, कुछ मिलेगा ना, उससे मल्टीप्लाई होगा। उससे मल्टीप्लाई होगा। अब b के पावर 2/3 होता तब घट जाता ना। हाँ, तो क्या बेटा इतना। अब मान लो एनर्जी हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी U है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का फार्मूला होता है हाफ CV²। पोटेंशियल एनर्जी होता है कैपेसिटर का, उसका फार्मूला होता है हाफ CV²। मतलब कोई कैपेसिटर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है वो हाफ CV² के क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग दिखाएंगे तो U की जो वैल्यू आपकी मिलेगी, किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी आप बिगड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आप बिगड़ रहा हो, तो U डैश की वैल्यू होगी, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी को हमने U डैश से दिखा दिया, U डैश हो जाएगा बेटा हाफ C डैश इंटू B डैश का स्क्वायर। हाफ C डैश की वैल्यू देखो आई है बेटा n के पावर 1/3 इंटू C, ये है हाफ इंटू n के पावर 1/3 इंटू C इंटू B डैश की वैल्यू आई है n के पावर कितना 2/3 इंटू B का होल स्क्वायर। ठीक, 2/3 इंटू क्या हो जाएगा B का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको हम लोग निकालेंगे बेटा, क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रख के यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा फाइनलाइज करने पे, ज़रा बताओ। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, पावर को पहले एक जगह कर लो, क्या करिए पावर को एक जगह कर लीजिए, तो कितना आएगा, बताएं। नहीं सर लगा रहे इससे क्वेश्चन भी हो जाएगा। जो पीरियड किसका है, पुराना U की वैल्यू बतानी है ना यहाँ n के टर्म में हमें U की वैल्यू निकालनी है, U डैश की वैल्यू U के टर्म में है, n और U के टर्म में। चलो देखो बेटा टाइम लगेगा, हमारा लग गया। U डैश की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पावर n की पावर 2/3 है, इसको स्क्वायर कर दो हाफ, ये हो गया n की पावर 1/3 इंटू C इंटू इसका स्क्वायर करो तो n की पावर कितना हो जाएगा, कितना, तो मैं 4/3 4/3 4/9 20 है 4/3 बेटा, ऊपर वाला फैक्टर का होता है, नीचे वाला नहीं होता है। तो ऐसे करो कि 2/3 का स्क्वायर कर दिया तो 4/9 हो गया, ऐसा नहीं कितना 4/3। अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हम थोड़ा सा पावर को आगे ला रहे हैं, पावर 1/3 इंटू 4/3, दोनों का सम हो जाएगा कितना 5/3 5/3 इंटू हाफ CV²। अब हाफ CV² की वैल्यू U के बराबर रहेगा, यहाँ पे U डैश मिल जाएगा n के पावर 5/3 इंटू U डैश की वैल्यू भी n के पावर 5/3 इंटू U के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, आधार सेम होने पर घाते जुड़ जाए।
हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। बोलो, देखिए 1000 लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा। 1000 चार्ज ड्रॉप्स are combined to form a bigger drop. 1000 charge drops are combined to form a bigger drop. लिखिएगा, if charge on क्या लिखा बेटा? चार्ज ऑन, ठीक, ऐसे कर लो, चार्ज सब एक साथ में लो, चार्ज कामा रेडियस कामा पोटेंशियल कामा कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स आर लिखिएगा, क्यू स्मॉल क्यू कामा स्मॉल आर, दूसरा रेडियस लिखा है ना, स्मॉल आर कामा वी कामा सी एंड यू रिस्पेक्टिवली हो गया। लिखिएगा, then find all these quantities for bigger drop, मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है, और क्या, ठीक, चार्ज क्या, रेडियस क्या, और फिर दूसरा पोटेंशियल क्या, कैपेसिटेंस क्या एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या। जल्दी से कर लीजिए। जल्दी करिए बेटा। छोटे आर के टर्म में लिखें। हाँ लिख लीजिए, उसी के टर्म में लिखना है बेटा, जैसे रेडियस स्मॉल आर के टर्म में, चार्ज स्मॉल क्यू के टर्म में, पोटेंशियल स्मॉल बी के टर्म में, कैपेसिटेंस स्मॉल सी के टर्म में। हाँ क्यूब रूट कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट करके ले आइएगा। जैसे हम तो रेडियस अगर आप निकाल रहे हो तो रेडियस आपका क्या होगा, आर की जो वैल्यू होगी n के पावर 1000 के पावर 1 बाई कितना है 3 इंटू आर है, तो
तो 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो 100 का 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होगा, तो वैल्यू 10 इंटू r के बराबर हो गया। मतलब पहले जो आपका रेडियस था उसका 10 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे कैपेसिटेंस निकालेंगे तो भी क्यूब रूट है आपका, तो भी 10 टाइम्स हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट कर डालिएगा, कर लेंगे। चलिए 10 दार्स पोटेंशियल की वैल्यू 2/3, कैपेसिटेंस 10C 10 टू पावर 5। अब इसको चेक कर डालिएगा। इसको देख लीजिए सर जी, 3 है तो 5/3 गुणे 3 3 कट गया 10 की पावर 5 है तो बचेगा 10 की पावर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था ना, 3 तो बढ़िया 3 कट गया तो 10 की पावर कितना बचा, 5। 5। ठीक, चले कर लेंगे। जी सर।